भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। आज के सेहतनामा कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे को। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे का हम स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार ममता जी, और विविध भारती के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हम चाहते हैं डॉक्टर साहब अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हमने विषय रखा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियां। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बातें करते हैं। पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या और इसके मुख्य कारण क्या है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक तरीके का जो है नेक आर्थराइटिस है। मैं इसके विषय में अपने श्रोताओं को सबसे पहले बताना चाहूँगा। जो स्पॉन्डिलाइटिस है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्पॉन्डिल और आर्थराइटिस। तो स्पॉन्डिल का मतलब होता है वर्टिब्री और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। जब हमारी वर्टिब्री में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्पेशली सर्वाइकल वर्टिब्री में जो हमारे नेक रीजन में होती हैं, और उनकी संख्या 7 होती है, C1, C2, C3, C4, C6 और C7। तो उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और इसमें जो मेन मतलब इन्फ्लेमेशन की वजह से जो वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री में डिस्क होता है, डिस्क में एक तरीके का ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन शुरू होता है। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी सराउंडिंग नर्व्स होती हैं उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को गर्दन में दर्द, जकड़ाहट, किसी पेशेंट में नर्व कंप्रेशन की वजह से चक्कर आना, और किसी पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह भी होता है। तो ये एक बेसिक चीज़ है, और ये बीमारी पर्टिकुलर नेक रीजन में होती है और नेक रीजन से संबंधित है, और ये एक तरीके का नेक आर्थराइटिस है। जी, तो ये तो आपने लक्षण बताए, और श्रोताओं को बताइए कि क्या वजह क्या है इसकी, क्या कंप्यूटर की देन है ये बीमारी? जी। और साथ में ये भी बताइए कि किन अवस्था में, किन उम्र के व्यक्तियों को ये ज्यादा होता है। ममता जी, देखिए, आज का जो मॉडर्न युग है उसमें हर व्यक्ति भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहा है जी, और इसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो बैड पॉस्चर हमारा। हम लगातार एक ही कंडीशन में, एक पॉस्चर में बैठ करके कंप्यूटर पे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लंबी ड्राइविंग करते हैं और बाइक की सवारी करते हैं, और इसकी वजह से उनमें जो है उनके सर्वाइकल रीजन में जो डिस्क है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से पेन होता है जी। दूसरा जो फैक्टर है आज के इस मॉडर्न परिवेश में, डिब्बा बंद खाने की और अनहाइजेनिक फूड खाने की, और वो फूड जिसकी न्यूट्रिशियस जो क्वालिटी है बहुत कम है, जिसमें कि कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, हमारे मसल्स कमज़ोर होते हैं। और जो तीसरा इसका रीजन है वो है एज फैक्टर जी। जैसे जैसे एज बढ़ती है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो एज रिलेटेड एक बीमारी है ये। और इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति 40 के जब ऊपर होता है, 40 वर्ष से उसकी आयु अधिक होती है, तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ कि भारत में से 10 में से हर 7वां व्यक्ति वो गर्दन की दर्द से या कमर के दर्द से परेशान है जी। ये हमारा एक लाइफ स्टाइल है, रहने का और उठने का, सोने का, बैठने का। और इसके कुछ और भी कारण हैं, जैसे एथलीट हैं, वेट लिफ्टर हैं, या फिर स्पोर्टमैन हैं, उनको भी अगर कभी कभी जो है नेक रीजन में चोट लग जाती है, एक्सटर्नल ट्रॉमा हो जाता है,
तो उसकी वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, उनमें दिक्कत होती है, उनमें दर्द होता है। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जी, मैंने आज देखा, मेरे ओपीडी में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी वज़न जो बैग में होता है, बुक्स होती हैं, और वो उसको उठाने की वजह से भी उनके गर्दन में दर्द होता है, उनके कमर में दर्द होता है। तो ये बहुत सारे इसके रीज़न हैं। जी, तो इन सब के इलाज के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर बच्चों को जब स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ होती है इतनी कम उम्र में, तो उसके लिए आयुर्वेद में किस तरह से इलाज किया जाता है? देखिए, मैं चूंकि आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, तो सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में जो चिकित्सा बताई गई है वो बताया गया निदान परिवर्जन। जी, जो रूट काज है, आप काज को रिमूव कर दीजिए, अपने आप बीमारी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि जिस सब्जेक्ट की क्लास चल रही है वो बुक्स और नोट्स उनको दे करके भेजा जाए, वजन रिड्यूस किया जाए उनके बैग से, जिससे कि उनको ये समस्या, साथ ही साथ जो उनका डाइट है उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन D3 सफिशिएंट मात्रा में दिया जाए। जी, और बच्चों को एक चीज़ और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों का भी मतलब ज्ञान हो, वो रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे उनके मसल्स में स्ट्रेंथ आए, उनके हड्डियां उनकी मजबूत हो जी, और जिससे कि इस बीमारी को रोका जाए। जी, डॉक्टर साहब, गाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे, एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस किस उम्र के लोगों को होता है, आपने बताया कि बच्चों को भी ये समस्या होती है, तो उस पर थोड़ा सा और हम रोशनी डालना चाहेंगे। तो बताएं कि बच्चों के लिए तो किताबें मजबूरी होती हैं माता पिता की, कि स्कूल के ओर से निर्धारित होती हैं किताबें, लेकिन आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसी चीजें हैं जो नियमित रूप से उन्हें खिलाई जाए, पिलाई जाए, जिससे निश्चित रूप से देखिए, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है उसमें मेन जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो नर्व्स का होता है जी, मसल्स का होता है और बोन का होता है। हमारे यहाँ एक चिकित्सा है रसायन थेरेपी। रसायन की मैं परिभाषा अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। यह जुरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायन लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम। वो औषधि जो कि रोग और बुढ़ापे दोनों को नष्ट करता है, वो रसायन है। तो रसायन चिकित्सा में हम उन रसायन औषधियों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे नर्व्स, हमारी जो वेन्स हैं, नर्व्स हैं, वो स्ट्रांग हो। जैसे उसमें कुछ औषधियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पारिजात एक बहुत अच्छी औषधि है। पारिजात का क्वाथ हम लोग देते हैं और काफ़ी रिलीफ मिलता है। निर्गुंडी है, रासना है। और एक हमारे यहाँ अस्थियों को बल देने के लिए, जो अस्थि है उसके लिए रसायन में लाक्षा है, प्रवाल है, इन औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं, आप बला का प्रयोग कर सकते हैं, आप रासना का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब सारी औषधियाँ हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे मसल्स को, हमारे स्केलेटन जो सिस्टम है सभी को मजबूत करती हैं। तो इन सभी का अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप चिकित्सक की सलाह भी ले सकते हैं। जी, और ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही कि चिकित्सक के सलाह के बगैर ये सब प्रयोग ना करें, क्योंकि कई बार इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, साइड इफेक्ट भी होते हैं। जी, तो और कितनी मात्रा में ली जाए ये बगैर चिकित्सक से संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जो औषधियाँ हमें जीवन देती हैं, अगर उसका सही से प्रयोग न हो तो उससे कॉम्प्लिकेशन भी होता है कभी कभी। तो इन औषधियों को प्रयोग करने से पहले सबसे पहले अब आप अपने चिकित्सक से जरूर सलाह लें। जी, तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं और तमाम जो जड़ी बूटियों के नाम आपने बताए उससे उन्हें भी लाभ पहुंचेगा। आपने जिक्र किया कि रसायन एक चिकित्सा पद्धति है। हमें बताइए कि पंचकर्म भी एक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद में, ये क्या है, इसके बारे में? पंचकर्म, ममता जी, बेसिकली पंचकर्म एक शरीर की शुद्धि है जी। और पंचकर्म में हम, जैसा नाम से ही है पंचकर्म, मगर उससे पहले इसमें 3 चीजें होती हैं। पंचकर्म में पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है। चूंकि आज सर्वाइकल टॉपिक है हम लोगों का, तो सर्वाइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पंचकर्म बताना चाहता हूँ। हम इसमें वमन करते हैं, पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन करते हैं, और जो पंचकर्म का जो मेन 5 चीजें होती हैं उसमें वमन है, विरेचन है, नस्य है, आस्थापन और निरु, ये 2 बस्तियाँ होती हैं और इनका हम प्रयोग करते हैं। और इसमें बेसिकली हम लोग जो करते हैं वो पूर्व कर्म में स्नेहन और स्वेदन करते हैं, रुक्ष स्वेदन करते हैं पर्टिकुलर पार्ट्स पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए। वहाँ ऑयलिंग करते हैं। साथ में
गर्म कपड़े से बालूका की पोटली बना के बहुत सारी औषधियाँ जैसे दसमूल है, रासना है, एरंड है, इसकी पोटली बना करके वहाँ सिकाई भी करते हैं। और इसमें एक पंचकर्म के ही अंतर्गत एक केरली पंचकर्म होता है जिसमें हम लोग पत्रपिंड करते हैं। इसमें बहुत सारे वात शामक औषधियों को लेकर के एक पोटली बना करके उस पर्टिकुलर पार्ट्स की सिकाई करते हैं। साथ ही साथ ग्रीवाबस्ती करते हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं। और बेसिकली पंचकर्म पूरे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। जैसे हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। हम अपने बाइक का, हम अपने मोटरसाइकिल का, अपने कार का की सर्विसिंग करते हैं, उसमें ऑयलिंग करते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी है, इसकी शुद्धि भी होनी चाहिए। क्योंकि आज इतनी मिलावट भरी चीज़ें हैं, इतना स्ट्रेस है, इन सभी को देखते हुए पंचकर्म अति आवश्यक है। और पंचकर्म से शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है। जी। और अब आज हम सेहतनामा कार्यक्रम में जिक्र कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों के बारे में। तो अन्य बीमारियों की चर्चा हम प्रोग्राम के आखिर में करेंगे। पहले हमें बताइए कि सर्वाइकल का संबंध मोटापे से भी है या फिर ब्लड शुगर यानी कि और इसके अलावा उच्च रक्तचाप से भी जुड़ा हुआ है? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी बिल्कुल ममता जी, देखिए जो सर्वाइकल इवन बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उसका मोटापे से डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब हमारे शरीर का वजन बढ़ता है तो हमारे जो वेट बेयरिंग ज्वाइंट्स हैं, जो मेन ज्वाइंट है, नीज ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है, उस पर एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हड्डियों में घिसाव होता है जी। और सभी के लिए ये आवश्यक है कि अगर उसको आर्थराइटिस न हो तो सबसे पहला काम है कि व्यक्ति का वजन कम होना चाहिए, जिससे हमारे हड्डियों के बीच जो घिसाव है, जो लुब्रिकेशन है, जो साइनोवियल फ्लूइड होते हैं वो मेंटेन रहें। और दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर अगर बहुत हाई रहता है तो तमाम तरीके की न्यूरोपैथीज होती हैं। तो ऐसे पेशेंट में अपने ब्लड शुगर को मेंटेन रखना चाहिए, जिससे क्योंकि सर्वाइकल का जो रिलेशन है वो नर्व से है जी जी। अगर उसको शुगर रहेगा तो ऐसे पेशेंट में न्यूरोपैथी डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। इन्फ्लेमेशन उसमें ज़्यादा होगा, हड्डियों में घिसाव ज़्यादा होगा। तो शुगर के पेशेंट मैंने देखा है कि अगर सर्वाइकल होता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है तो मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। तो कभी कभी सर्वाइकल का पेन हार्ट के पेन से कम्पीट करता है। ऐसा लगता है वो है सर्वाइकल का पेन, मगर उनको लगता है मुझे हार्ट अटैक आ गया। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। वो हम बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। जो एंजाइनल पेन होता है और सर्वाइकल पेन होता है उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करके नहीं उसको बताते हैं, नहीं आपको मतलब ये सर्वाइकल का पेन है, हार्ट के। हाँ, जिनको अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है और उनको चेस्ट पेन होता है और वो तो उनको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। उनको लगातार जो है ECG कराना चाहिए, अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इसके लिए जो है 2D को होता है हार्ट के लिए, वो भी कराना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो जांच होते हैं उसके लिए कोई खास पद्धति है? किस तरह से जांच किए जाते हैं? आयुर्वेद में बेसिकली अब ये जो विधा है, पद्धति है, ये लगभग 2 से 2,500 वर्ष पुरानी है। तो उस समय तो बेसिकली ऐसी कोई जांच की व्यवस्था थी नहीं। पेशेंट को हम लोग सिम्टम से जो उसका जो पूर्व रूप है इनसे हम पहचानते थे उसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हाँ, जब आज की बात करते हैं इस आधुनिक युग में तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम उसको रूल आउट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सरे कराते हैं सर्वाइकल रीजन का, एपीलेटरल, CT स्कैन कराते हैं। और सबसे एक्यूरेट जो जांच होती है वो MRI होती है नेक रीजन की, उसमें हम उसको फाइंड आउट करते हैं जी। और आपने बातचीत के दौरान ये मोटापे के बारे में बताया कि सर्वाइकल और मोटापे का बड़ा गहरा संबंध है। तो आयुर्वेद में और हमारा ये कहना है कि मोटापा एक अलग से भी बीमारी आजकल पल्लवित पुष्पित हो रही है। हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति मोटा और वो परेशान है अपने मोटापे से। तो आयुर्वेद में किस तरह से मोटापे को कम करने के लिए व्यवस्था की? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जो मोटापे का जो रीजन है वो बहुत सारा रीजन है। हम अगर अपने बॉडी में हाई कैलोरीज फूड को लेते हैं, हमारा अगर इनटेक बहुत ज़्यादा है और आउटपुट कुछ नहीं है, एक्सरसाइज हम नहीं करते हैं, हम समय से उठते हैं नहीं, हम लग्जरी लाइफ जीते हैं, हम AC में रह रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो कैलोरीज होती बर्न नहीं होती हैं। और कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एज अ फैट स्टोर होती हैं। तो हमारा आयुर्वेद जो है वो
कितना अच्छा है। आयुर्वेद में हमारे बताई गई दिनचर्या का वर्णन है, ऋतुचर्या का वर्णन है, रात्रिचर्या का वर्णन है, और लाइफ स्टाइल। हमारे यहाँ चिकित्सा की बात बाद में की गई है। हमारे यहाँ जो आयुर्वेद का प्रयोजन ही है, जो उसमें कहा गया है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। पहले जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करिए, जो आतुर है उसके विकार का ट्रीटमेंट करिए। तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो बात की जाती है आयुर्वेद में, वो बात की जाती है प्रिवेंटिव एक्सपेक्ट की, कि पहले रोग हो ही ना। अगर रोग होता है तब दूसरे उस पार्ट में कहते हैं कि हाँ, जिनको व्याधि हो गई है फिर उनकी चिकित्सा की जाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को सही करें, समय पे उठें, और अपने प्रकृति के हिसाब से, वातज प्रकृति का आदमी है, पित्तज प्रकृति का आदमी है, कफज प्रकृति का आदमी है, या सम प्रकृति है, तो उसके हिसाब से हमारा आहार होना चाहिए, हमारा विहार होना चाहिए, हमें समय पे उठना चाहिए और हमें समय पे सोना चाहिए। ये सब सारी बातें हैं, अगर इसका हम पालन करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। जी, तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है दिनचर्या अगर सही रहेगी तो बीमारी जल्दी नहीं आएगी। ये तो बहुत लोगों को भी पता है, लेकिन सजगता बहुत ज़रूरी है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज किस तरह से संभव है आयुर्वेद में, किस तरह से उपचार करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले हमारे आयुर्वेद में जो सर्वाइकल की बात की गई है, इसका सबसे पहले वर्णन चरक संहिता में वात के नानात्व विकार में आता है, और सुश्रुत ने इसका वर्णन सुश्रुत संहिता में भी आया है, जो कि एक वात कफज व्याधि है। हमारे यहाँ जो चिकित्सा सिद्धांत है वो 200 पे चलता है। तो बेसिकली हमें वात की और वात कफ की चिकित्सा इसमें करते हैं जी। और उसमें सबसे पहले हम लोग का मेन काज होता है कि जो मेन उसमें इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए, और जिससे कि पेशेंट को दर्द में आराम हो। तो उसके लिए बहुत सारे गुगुल के प्रिपरेशन हैं, बहुत सारे क्वाथ हैं, और साथ ही साथ हम लोग पत्र पोटली करते हैं, ग्रीवावस्थी करते हैं जी। उसमें स्नेहन करते हैं, उसमें स्वेदन करते हैं। और कुछ मैं घरेलू औषधियों के विषय में भी श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, जिनके पास दूर दराज के क्षेत्रों में आयुर्वेद की दवाओं की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अपने घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बेसिकली मैं बात करता हूँ मसालों की, हमारी भारतीय रसोई की जी। जो अपने आप में पूरा औषधालय है। और हिप्पोक्रेट्स ने कहा था कि लेट्स योर फूड इज योर मेडिसिन जी जी। तो उसमें मैं बात करना चाहूँ कुछ मसालों की। सबसे पहला है हल्दी। हम सभी लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी पता है कि हल्दी जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी पैरेटिक होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई है और एंटी कैंसरस है। मगर उसका लेने का सही तरीका है, जो हल्दी में एक तरीके का इंग्रेडिएंट होता है करकुमिन, चीफ इंग्रेडिएंट, जो बेसिकली काम करता है। अगर हमारे श्रोता उसको दूध में लेते हैं, करकुमिन जो हल्दी का पाउडर है उसको दूध में 1/4 चम्मच से आधा चम्मच तक अपने प्रकृति के अनुसार उसका ग्रहण करते हैं, तो उनको काफ़ी फायदा होता है, इन्फ्लेमेशन में भी, दर्द में भी। क्योंकि जो करकुमिन होता है, करकुमिन बेसिकली फैट सोल्युबल होता है। अगर आप उसको पानी से लेते हैं तो उसका फायदा आपको कम होगा। तो हमारे श्रोताओं को चाहिए कि अगर हम हल्दी का प्रयोग करते हैं तो हल्दी को हमेशा दूध में या फिर ऐसे चीज़ों में लेना चाहिए जैसे ऑयली या फिर घी या फिर दूध हो, इस तरीके से लेना चाहिए जी जी। दूसरी मैं औषधि की बात करता हूँ, हमारे यहाँ अजमोद कहते हैं, अजवाइन कहते हैं। अजवाइन भी बहुत अच्छा वात शामक होता है, बहुत अच्छा पेन किलर है। तीसरी औषधि की बात करते हैं मेथी। मेथी डायबिटीज में भी लोग ग्रहण करते हैं, मगर मेथी का बहुत सारा यूज है, आर्थराइटिस में यूज है, डायबिटीज में है, बालों के लिए, और उन औरतों के लिए जिनके पीरियड जो है इरेगुलर रहते हैं, या पीसीओडी पीसीओएस की समस्या होती है, उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसमें एक तरीके का सबस्टेंस होता है ग्लाइकोमेनन, जो कि हमारे ज्वाइंट्स में जो लुब्रिकेशन होते हैं उसको वो सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं जी। बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। मैं यहाँ पे बीच में ही रोक रही हूँ आपको डॉक्टर साहब। अजवाइन और मेथी दोनों का प्रयोग किस तरह से करें? जैसे आपने हल्दी का बताया, तो किस तरह से? देखिए, अगर आयुर्वेद की बात करें तो अजवाइन को अजमोदादी अर्क के रूप में ले सकते हैं। अर्क प्रिपरेशन उसका आता है, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो उसको खाना खाने के बाद आप 10 से 15 ml पानी में मिला के ले सकते हैं जी। अगर पाउडर की बात करते हैं तो अजवाइन आप चूर्ण बना सकते हैं। अजवाइन चूर्ण को 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप भोजन करने के बाद ले सकते हैं। ठंडियों में इसका प्रयोग बेसिकली करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है गर्म होती है जी। और उन पेशेंट को नहीं करना चाहिए जिनको की जो है एलर्जी की समस्या हो, किसी किसी को इससे एलर्जी भी होती है, अम्ल पित्त की
जिनको समस्या है उन पेशेंट पे ये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मेथी की बात करते हैं तो मेथी प्रकृति के हिसाब से उसका पाउडर भी ले सकते हैं, उसको भिगो के भी ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वो पेशेंट अगर मेथी भिगो के सुबह खाली पेट लेता है या भोजन से पहले लेता तो वो ज़्यादा सही रहता है। जी, तो ये तो मेथी और अजवाइन और भी कुछ मसाले होते हैं जो बड़ी इलायची, छोटी इलायची। जी, हाँ, मैं और भी कुछ चीज़ों की बात करना चाहूँगा। जैसे लौंग एक है, लौंग भी द गुड पेन किलर। आप देखिए पहले क्या था, दांतों के दर्द में जो है लौंग का इस्तेमाल करते थे। लौंग का तेल भी आता है। सर्वाइकल के रोगियों में हम जो है उस पे मसाज करने से उनको दर्द में काफ़ी निजात मिलती है। तो उसके तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लौंग को पत्थर पे घिस के या फिर उसका पेस्ट बना करके आप वहाँ लेप करने से काफ़ी आपको राहत मिलती है। और हमेशा लौंग को डाइल्यूट करके लेप करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी पेशेंट को जलन होने लगती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से। और कुछ मसालों की और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे। हमारे यहाँ दालचीनी का प्रयोग होता है, तो दालचीनी इज़ ऑल्सो गुड पेन किलर। और दालचीनी के विषय में आपको मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि उसको पुअर मैंस इंसुलिन कहते हैं। दालचीनी का जो प्रयोग है सिर्फ आर्थराइटिस में नहीं होता है, वो डायबिटीज में आप दे सकते हैं। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है आप उनको भी खाली पेट सुबह दे सकते हैं। और दालचीनी का प्रयोग उन पेशेंट्स में आप कर सकते हैं जिनको ओबेसिटी है, जिनको जो है ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। आप सब कई जगह आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि रसायन चिकित्सा कहाँ तक प्रभावी होती है? सबसे पहला जो हमारा चिकित्सा का उद्देश्य है, जो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है, जो भावी व्याधियां होती हैं हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जी। और ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे रोल करते हैं। और जो रसायन चिकित्सा है, रसायन चिकित्सा जो होने वाली भावी व्याधि है उसको वो रोक देती है, साथ ही साथ बुढ़ापे को वो रोक देती है। और रसायन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, धातु लेवल पर, अग्नि लेवल पे इसका हम प्रयोग करते हैं। प्रकृति के हिसाब से अलग अलग रोगों के हिसाब से, जैसे मैं कुछ रसायन की बात करता हूँ वो नैमित्तिक रसायन है। जैसे डायबिटीज की मैं बात करता हूँ, आज भारत मधुमेह की राजधानी हो गई है। हमारे सुश्रुत संहिता में डायबिटीज़ के लिए शिलाजितु रसायन का जो है विधान बताया गया है। अगर शिलाजितु का शिलाजीत भी कहते हैं आम भाषा में, अगर शिलाजीत का आदमी सेवन करता है तो उसको डायबिटीज में काफ़ी जो है लाभ मिलता है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति शिलाजीत का सेवन करता है उसको कोई व्याधि नहीं होती है। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, जैसे आजकल औरतों में एनीमिया की बहुत समस्या रहती है, तो हमारे यहाँ जो है धात्री लौ की बात की गई है। जैसे हमारे यहाँ जो व्याधियाँ होती हैं वो कहा गया कि रोगा अपि जानते च सर्वे मंदोग्निना जी। जितनी व्याधियाँ होती हैं वो मंदाग्नि के कारण होती हैं। अगर अग्नि मंद है तो आम का निर्माण होता है, आम कच्चा रस होता है। हम मॉडर्न की अगर भाषा में कहें तो उसको फ्री रेडिकल कहते हैं जी। अगर बॉडी में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है तो उससे बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ होती हैं। बुढ़ापा आता है, कैंसर होता है, डायबिटीज होती है, आम वात होता है। तो अग्नि लेवल पे जो रसायन काम करता है उसमें चित्रक है, चित्रकादि बटी का हम लोग प्रयोग करते हैं अग्नि को बढ़ाने के लिए। सौंफ का प्रयोग करते हैं, नाग केसर का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी जो औषधियाँ होती हैं, जो रसायन है, रसायन चिकित्सा बहुत वृहद है। और रसायन का प्रयोग हम लोग जो भावी होने वाली व्याधि है न हो उसके लिए हम लोग करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से वात, कफ और पित्त का संतुलन जब बिगड़ता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो बताइए हमारे श्रोताओं कि वात, कफ और पित्त का असंतुलन जब होता है तो कौन सी बीमारी जन्म लेती है और इन सब का इलाज कैसे हो? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जो आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारा पंच महाभूत सिद्धांत है और त्रिदोष का सिद्धांत है। एक रेफरेंस आता है, विसर्गादान विक्षेपी सोम सूर्य नीला यथा धारयंती जगत देहम कप पित्त निलास था। जिस तरीके से हमारे सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा और वायु सभी का नियामन करते हैं, चीज़ों का नियामन करते हैं। सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, चंद्रमा की वजह से हमारा जो सौम्यता होती है हमारे अंदर जो है वो आती है। और वायु कहीं गति होती है, कहीं चेष्टा होती है, कहीं मूवमेंट होती है, तो वायु कारण होती है। तो जो ये तीन चीज़ें हमारे ब्रह्मांड में होती हैं वही तीन चीज़ें वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में नियमन करते हैं। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है तंत्र से प्रयोजनम। आयुर्वेद का क्या प्रयोजन है? धातु शाम क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम। वात, पित्त, कफ अगर सम अवस्था में है तो वो व्यक्ति वो स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ के डेफिनेशन में ही कहा गया है
समदोष समाग्निश समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ स्वस्थ इत्यादि। अगर वात पित्त कफ ये जो तीनों हैं जो हमारे बॉडी में नियामन करते हैं, ये दोष हैं हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अगर ये साम्यावस्था में होते हैं तो हमें कोई रोग नहीं होता है। तो इन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है या जी जी हाँ। जो ये वात पित्त कफ का जो सिद्धांत है वो हम लोग पेशेंट की प्रकृति देख के निर्धारित करते हैं कि ये व्यक्ति वातज प्रकृति का है या ये पित्तज प्रकृति का है या कफज प्रकृति का है। हम सपोज करते हैं, हम एक उदाहरण देते हैं अपने श्रोताओं को कि हमारे पास कोई वातज प्रकृति का व्यक्ति है। जो वायु के गुण होते हैं आयुर्वेद में रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म सलो बीजदाकर, ऐसे पेशेंट जो कि रुक्ष लघु शीत द्रव्यों का सेवन करते हैं उनमें वात का प्रकोप होता है। और जिनमें वात का प्रकोप होता है, वात का जो अधिकार होता है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, हमारे जो अस्थि संधियां होती है, हमारे बोन, तो ये वातज श्रेणी के अंतर्गत व्याधियां आती हैं जी। और अगर उनमें ये दोष बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम निदान परिवर्जन करें। रुक्ष लघु शीतल इन द्रव्यों जो आहार का सेवन कर रहे हैं हम उसको रोक दें, जिससे उनमें वात का प्रकोप न हो और होने वाली जो भावी व्याधि है वो उससे बच सके। अगर जिन व्यक्तियों में वात का प्रकोप हो गया, उनको वातज व्याधि हो गई, तो उसके चिकित्सा सिद्धांत में हम लोग स्नेहन कराते हैं। हमारे यहाँ महर्षि वाग्भट ने लिखा है, शरीरजा नाम दोषाणाम कर्मेर परम औषधम वस्ति वेरोको बमनम तैलम कृतम मधो। ये वात पित्त कफ में दो तरीके की चिकित्साएं होती हैं रोगों में। एक तो होती है हमारी शोधन चिकित्सा जी, अगर दोष बहुत बढ़े हैं तो उनको शरीर से बाहर निकाल दीजिए। दूसरा होती है समन चिकित्सा। वातज व्याधि में हम लोग बस्ती देते हैं, इनेमा मेडिकेटेड प्रिपरेशन होता है जो कि क्वाथ का प्रिपरेशन हो सकता है, ऑयल का प्रिपरेशन हो सकता है, उसको करते हैं। पित्तज व्याधि में हम लोग विरेचन देते हैं और कफज व्याधि में हम लोग बमन कराते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं जी। ये शोधन चिकित्सा हो गई। और समन चिकित्सा में हम लोग वातज व्याधि के लिए ऑयल का प्रयोग करते हैं, पित्तज व्याधि के लिए हम लोग घृत का प्रयोग करते हैं। जिनका पित्त बढ़ा रहता है हम लोग कहते हैं आप घृत का सेवन करिए, और जिनका कफ बढ़ा रहता है उनमें हम मधु का सेवन कराते हैं, जिससे कि उनको ये व्याधियां नहीं होती हैं। तो ये वात पित्त कफ का जो चिकित्सा सिद्धांत है, एक चिकित्सा सिद्धांत है समन, दूसरा है शोधन। क्या बात है, मतलब घर में ये चीजें मौजूद रहे और रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। घी है, शहद है वगैरह। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और अन्य बीमारियों के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताइए कि क्या किसी खास समय में, किसी खास विशेष ऋतु में ये बढ़ जाता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी देखिए, मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूं कि सर्वाइकल आयुर्वेद की दृष्टि में वात कफज व्याधि है, और ऐसे ऋतु में जिसमें वात का प्रकोप होता है, वात का संचय होता है, और बेसिकली वर्षा और शीत ऋतु में इसका हमने देखा है कि पेशेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, और उनके गले में, उनके गर्दन में, नेक रीजन में स्टिफनेस ज़्यादा हो जाती है। जिनको सर्वाइकल है वो वर्षा और शीत ऋतु में अगर वो बाहर निकलते हैं तो अपने गर्दन को ढक के चलें, और ऐसे आहार का सेवन न लें जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठंडा पानी और आइसक्रीम हो गया। इन सब चीज़ों का जो है के सेवन से परहेज करें। अगर उनको लंबी यात्रा करनी है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में करें। और जिन लोगों को जो है सर्वाइकल है, अगर वो ठंडियों में निकलते हैं तो अपने गर्दन में ऊनी कपड़े, मफलर वगैरह का इस्तेमाल कर बांध करके निकलें, ताकि वो ठंडी हवाओं का प्रकोप न हो, जिससे कि गर्दन में स्टिफनेस, जकड़ाहट न हो जी। तो इन सब अगर बातों का ध्यान रखते हैं तो उनको ये बीमारी नहीं होगी। और खास तौर से वर्षा और शीत ऋतु में इसका प्रकोप ज्यादा होता है, तो इस समय ध्यान देने की आवश्यकता ज्यादा होती है जी। इस बीमारी में योगासन और कसरत की क्या भूमिका होती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो सर्वाइकल की बीमारी होती है उसमें अगर हम रेगुलर योगाभ्यास करते हैं, कसरत करते हैं, तो उससे हमने अपने श्रोताओं को पहले भी बताया कि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है नर्व्स का होता है, वो बोन्स का होता है और मसल्स का होता है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है वो नहीं होता है, और हमारे मसल्स में पावर आती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। अगर वो एक्सरसाइज करता है तो निश्चित रूप से उसको सर्वाइकल से निजात मिलती है, दर्द में कमी आती है,
और साथ ही साथ वो एक बेहतर जीवन जी सकता है। ये तो हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बातें कर रहे हैं, और भी तमाम बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए आयुर्वेद बहुत कारगर है जी। और हम कई बार सारी चिकित्सा पद्धति छोड़कर आयुर्वेद की शरण में जाते हैं जी। तो हमें बताइए कि ऐसी कौन सी तमाम बीमारियां हैं जिसमें आयुर्वेद सबसे ज्यादा कारगर होता? देखिए, जो आयुर्वेद बेसिकली आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो रूट पे हम लोग रूट कॉज को रिमूव करते हैं, हम लोग सिम्टम को क्योर नहीं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दर्द है तो दर्द क्यों है जी, उसके तह तक जाएंगे। जी, उसके तह तक जाएंगे। उस रूट कॉज को आपने रिमूव कर दिया, आपने निदान परिवर्जन कर दिया, आपने पथ्य अपथ्य का सेवन बता दिया, तो उसकी वजह से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हमें सिम्टम को नहीं, हमें रूट कॉज को क्योर करना है जी, और हमारे यहाँ जो चिकित्सा का सिद्धांत है वो एक तो हम शोधन चिकित्सा करते हैं। अगर दोष बहुत बड़े हैं तो उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जी, और अगर दोष हमारे अल्प हैं, कम हैं, मध्यम है तो उसमें हम समन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। मैं अपने श्रोताओं को और एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे सर्वाइकल की बात चल रही है तो हमारे महर्षि चरक ने बहुत सारी ऐसी अग्र द्रव्य पकड़ने में बहुत सारी ऐसी औषधियों का वर्णन किया है। जैसे रासना की मैं बात करता हूँ। रासना के लिए चरक ने कहा रासना वात हराणाम। रासना वात सामक औषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। जी जी। और मैंने रासनाकल्प पे काम भी किया है। मेरा रासनाकल्प अभी एक मैंने औषधि तैयार की है जो सर्वाइकल पे बहुत अच्छा कार्य करती है। दूसरी औषधि है एरंड। एरंड के विषय में चरक ने कहा है कि वृक्ष वात हराणाम। जी जी। अगर जो हमारी जो वायु है अगर वो धातुगत हो गई है तो उसके लिए एरंड बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरीके से खदीर के लिए कहा गया, खदीर को खैर कहते हैं आम भाषा में, खदीर कुशगना नाम। जी जी। जो कुष्ठ की सर्वश्रेष्ठ औषधि है वो खैर है। उसी तरीके से सीरीज के लिए कहा गया सीरीज विशगना नाम। तो और बहुत सारी औषधियों का मैं नाम लेना चाहता हूँ। उसमें एक औषधि है हमारे यहाँ ब्राह्मी है। ब्राह्मी, आज आप स्ट्रेस भरी लाइफ जीते हैं, उसमें आपको एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन होती है, तो ब्राह्मी का बहुत अच्छा रोल है। अश्वगंधा की मैं बात जरूर करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से। इसको जिनसिंग ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं जी। हाँ, और अश्वगंधा हमारे पूरे बॉडी पे काम करता है, वो चाहे मसल्स हो, वो बोन हो, चाहे वो नर्व्स हो, नर्वस सिस्टम हो, उसका सब जगह उसका यूज है। और अश्वगंधा एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है, सर्वश्रेष्ठ रसायन है। तो ये सब बहुत सारी औषधियां हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं। और जहां तक बात आपने की कि पेट की, जी जी, तो महर्षि वाग्भट ने कहा कि रोगा अपि जानते च सर्वे मंदो अग्निना। अगर आपका पेट सही है, आपकी अग्नि ठीक है, तो आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा। जो हम आहार का सेवन करते हैं उस आहार का सम्यक पाचन होगा, जिससे जो रस धातु बनेगी वो पुष्ट बनेगी, अच्छी बनेगी, और उसी धातुओं से पूरे शरीर में हमारी जो नई धातुएं बनती हैं वो प्रशस्त बनती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो अग्नि है वो प्रबल होनी चाहिए, हमारा पेट सही होना चाहिए, हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी, हमने कई बुजुर्गों को देखा है कि हमेशा आयुर्वेद की प्रशंसा करते हुए, और कितनी भी तबीयत खराब हो जाए लेकिन वो और किसी चिकित्सा पद्धति के पास नहीं जाते हैं। तो उठते ही सुबह सुबह कोई फंकी लेते हैं और खा लेते हैं पुड़िया। तो वो ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो पेट के लिए बड़ी कारगर होती है एक सामान्य तकलीफ के लिए? जी जी, बिल्कुल। मैं कुछ औषधियों की बात करूंगा। जैसे आपने कहा कि आयुर्वेद, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि आयुर्वेद की बहुत प्रशंसा करते हैं। ममता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिकित्सा, कोई भी चिकित्सा पद्धति है, उसमें आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है बिल्कुल निरापद है। जी जी। हम कोई किसी भी दवा का प्रयोग करते हैं, अगर उसको सही तरीके से किया जाए तो उस दवा के प्रयोग से कोई दुष्परिणाम नहीं होता है। और चिकित्सा का भी यही मतलब होता है कि हम जिस औषधि का प्रयोग करते हैं वो उस रोग को ठीक करे, बदले में कोई नया रोग न दे। जी जी। तमाम ऐसी हमारे यहाँ औषधियां हैं और एकदम बिल्कुल निरापद है। मैं बात करता हूँ हरितकी की, जैसे आम हरड़ की बात करता हूँ। जी जी। हमारे संहिता में कहा गया है हरितकी पथ्या नाम। और हरण जो है वातानुलोमन है और मल की शुद्धि करती है, कोष्ठ की शुद्धि करती है। इसी तरीके से आंवले की बात करते हैं हम। आंवले को वह स्थापना नाम कहा गया है जी। और अभी चूंकि ठंडियों का सीजन आ रहा है तो च्यवनप्राश की बात इसमें हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि जो हम च्यवनप्राश का सेवन करते हैं उसका जो चीफ इंग्रेडिएंट होता है आंवला होता है। और आंवला बेसिकली इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी।
वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है आंखों के लिए। बेसिकली जो माताएं ये कार्यक्रम सुन रही होंगी उनके बालों के लिए, हर स्त्री की कामना होती है कि उसके बाल अच्छे हों, सुनहरे घने हों। और आयरन डिफिशियंसी जिनको रहती है उसका भी वो सेवन कर सकती हैं। जिनको लगातार जो है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो आंवले की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं जी। और एक बहुत बड़ी समस्या से स्त्रियों की बात की जूझ रही हैं, स्त्री पुरुष से भी, विटामिन डी और कैल्शियम, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आपने भी जिक्र किया था। तो इन विटामिन को ठीक करने के लिए बिल्कुल, देखिए मैं अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में जो विटामिन D3 की सिंथेसिस होती है वो सनलाइट में होती है। जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि न तो सूर्योदय देखते हैं न तो सूर्यास्त देखते हैं, वो लगातार ऑफिस में बैठे रहते हैं। जी। और वो एसी गाड़ी में चलते हैं, वो घर में जाते हैं, बंद कमरे में रहते हैं, तो उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, जिससे कि विटामिन डी की सिंथेसिस उनकी बॉडी में नहीं होती है। तो हमें सबसे पहला कार्य है कि हम प्रगति की तरफ जाएं। और कहा गया है प्रगति आरोग्य कारणम, आरोग्यता का जो मूल है वो प्रगति है। हम अगर सूरज से दूर हो जाएं, हम पृथ्वी से दूर हो जाएं, हम शुद्ध हवा से दूर हो जाएं, तो हम वैसे ही रोगी हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है कि कम से कम जिनमें विटामिन D3 की डिफिशियंसी रहती है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के बीच में जो धूप होती है उसका सेवन करें। और ख़ास तौर से आलमंड जो बादाम है उसका वो सेवन करें। और कुछ और भी द्रव्य जैसे लाक्षा है, गुग्गुल है, प्रवाल है, मुक्ता है, इन सारी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और वो चिकित्सक की सलाह भी इसके लिए ले सकते हैं। जी। चलते चलते हम जानना चाहते हैं कि 2 औषधियों का नाम आपने लिया था, ब्राह्मी और अश्वगंधा। तो इसे किस तरह से पानी के साथ लेना चाहिए या सामान्य तरीके से? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अश्वगंधा, मैंने बताया कि अश्वगंधा हमारा एक मैजिकल ड्रग है। जैसे अगर हमें इसको नर्वस सिस्टम के लिए, दिमाग के लिए प्रयोग करना है तो अश्वगंधा को हमें घी या दूध के साथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्रेन की मेनिंजेस होती हैं वो लाइपोफिलिक होती हैं। वो कोई औषधि तब लेती हैं जब उसका मीडियम फैट घी तेल होता है। जी। तो अगर हम नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं तो उसका जो अनुपान होना चाहिए वो घी दूध होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को वेट गेन करना है, अपना वजन बढ़ाना है, तो अश्वगंधा को दूध के साथ लेना चाहिए। तो ये बहुत सारे अनुपान हैं, जिस अनुपान के साथ लेते हैं उस औषधि का जो मोड ऑफ एक्शन होता है बदल जाता है। जी। उसी तरीके से ब्राह्मी बहुत सारे रूपों में हम उसका ब्राह्मी पानक के रूप में ले सकते हैं, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी चूर्ण, ब्राह्मी का काढ़ा, ये बहुत सारे फॉर्म में ले सकते हैं। मगर ज़्यादातर हम लोग वो ब्राह्मी पानक के रूप में देते हैं। जी। और जो कि और देश काल ऋतु के हिसाब से जहाँ जैसी अवेलेबिलिटी होती है, सब जगह ताजी ब्राह्मी नहीं मिलेगी, तो वहाँ उनकी एक मजबूरी होती है कि वो उनको स्टोर करके रखें, तो वहाँ वो गोली के रूप में ले सकते हैं, वहाँ वो चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। जी। तो इन तमाम रूपों में आप उसका ग्रहण कर सकते हैं। और अब घड़ी की ओर हम देख रहे हैं कि वक्त बिल्कुल भी नहीं कि कोई बातचीत और कोई सवाल हम पूछें। अपने श्रोताओं को बता देते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, इन्हें हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया। अब आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलने से पहले अपने श्रोताओं को ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।